अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। MCQs 1 देखते हैं। कहता अ प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क्स, द ऑर्डर ऑफ क्वार्क्स इज। ठीक है, एक प्रोटॉन जो है वो अप और डाउन क्वार्क का मिलके बना है, तो क्वार्क्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, दो अप क्वार्क्स का और एक डाउन क्वार्क का मिलके बना होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अप अप डाउन। यहाँ पर न्यूट्रॉन का भी पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन भी अप और डाउन क्वार्क्स का मिलके बना होता है, तो न्यूट्रॉन का जो है और तो न्यूट्रॉन जो है एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क्स का मिलके बनाता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन का पूछे तो अप अप डाउन है, और अगर न्यूट्रॉन का पूछे तो अप डाउन डाउन है। ठीक, नेक्स्ट MCQs देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। ठीक है, उसने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे दी हैं और बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी डायमेंशंस जो है वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्क एंड टॉर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर जाउल ही होता है। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन सी देखते हैं तो इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड और मोमेंटम का यूनिट भी होता है न्यूटन सेकेंड, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, इसका यूनिट क्या होता है, जाउल सेकेंड, और प्लैंक कांस्टेंट का भी होता है जाउल सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम होंगी, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन बी अगर हम देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स, इन दोनों की डायमेंशंस क्या सेम है या डिफरेंट है। इनर्शिया का फार्मूला होता है I इक्वल टू mr²। ठीक है, अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो इसकी डायमेंशन होती है ml², जबकि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क को ही बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का जो फार्मूला होता है टा इक्वल टू RF। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायमेंशंस देखें, R की डायमेंशन है L, F की डायमेंशन है MLT-2, R की डायमेंशन क्या होगी, ML2T-2। तो यहाँ पर देखें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ये आ गई, जबकि टॉर्क की डायमेंशन ये आ गई, तो दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं, दोनों जो है डिफरेंट हैं। तो इट्स मीन जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ फोर्स दोनों की आइडेंटिकल डायमेंशंस नहीं है। MCQs 3 देखते हैं। कहता अ फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, व्हाट इज इट्स मास व्हेन इट मूव्स विद 0.9 c। ठीक है, फोटोन जो है वो लाइट का पार्टिकल है, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ठीक है, तो इसका मास फाइंड करना है। तो फोटोन का जो है मास, रेस्ट मास जो होता है वो कहता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, फोटोन जो है लाइट का पार्टिकल है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, लेकिन इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, द सिंपल वेव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिंपल वेव इक्वेशन जो है वो होती है V इक्वल टू एफ लैम्डा। V जो है वेव की स्पीड है, F उसकी फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा जो है वेवलेंथ है। तो 4 का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल या फिर साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो रही होती। तो एंट्रोपी की इक्वेशन है डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q बाय। तो जब एनर्जी या हीट 0 हो जाएगी तो एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में या साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या होता है, सेम होती है, एंट्रोपी चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर MCQs आ जाए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताएं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी या फिर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सेम रहती है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट MCQs है, द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड एनालाइजर कॉल्ड। लाइट वेव और एनालाइजर के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोलराइजेशन एंगल। ठीक है, एनालाइजर क्या होता है, वो पोलराइज्ड लाइट की ओरिएंटेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है कि जब बॉडी का वेट जो है वो किसके बराबर हो जाए, बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाए, तब भी बॉडी क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही होती है। तो आर्चमेड प्रिंसिपल भी हमें यही बता रहा है कि जब भी बॉडी का जो वेट है बॉयंट फोर्स के इक्वल होता है तो वो बॉडी को क्या करवाता है, डिस्प्लेस करवाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। जब एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से पास होता है तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन है W इक्वल टू EV। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट्स दिए हुए हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए या पुट करने के लिए चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी की डिफाइन थी। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम किस एंगल के ऊपर होगी। फार्मूला है H इक्वल टू VI स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2G। ठीक है, तो हाइट मैक्सिमम तभी हो सकती है जब साइन थीटा जो है क्या आ जाए, 1 आ जाए इसकी वैल्यू। अगर हम थीटा 90 पुट करते हैं तो साइन थीटा जो है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट तब होगी और वो बराबर होगी VI स्केयर ओवर 2G। तो इट्स मीन हम अगर एंगल 90 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। बॉडी एट रेस्ट में है। ठीक है, तो जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है उसकी स्पीड क्या होती है, उस टाइम 0 होती है। वेलोसिटी भी बॉडी की क्या होती है, 0 होती है जब वो मूव ही नहीं कर रही। ठीक है, अगर मोमेंटम देखें तो ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो मोमेंटम भी बॉडी का उस टाइम 0 होगा, जबकि बॉडी की उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी बॉडी रखती है। अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इट्स मीन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में उसके पास एनर्जी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट फाइंड करना है, हमें फॉर्मूला पता है B इक्वल टू F ओवर IL। यहाँ पर अगर हम पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मेजर किया जाता है। अगर हम देखें टेस्ला किसके इक्वल है, तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट का यूनिट है एम्पियर, लेंथ का यूनिट है मीटर। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि फ्लक्स डेंसिटी को न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर में मेजर। एमसीक्यूज है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट इज 0, इट इज स्टेटमेंट ऑफ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ जो है हमें यही बताता है कि किसी भी कंप्लीट सर्किट में पोटेंशियल का जो चेंज है उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ अगर पूछ ले कि वो क्या बता रहा है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें बता रहा है कि करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है हमें करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है हमें वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स का SI यूनिट देखना है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होती है लार्ज फोर्स एक्ट करती है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो इम्पल्स का फॉर्मूला आता है I इक्वल टू F मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इम्पल्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज। माइक्रोवेव की जो है फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻⁹ से 10⁻11 तक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि मोर इलास्टिक कौन सा मटीरियल है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब भी किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है और उसकी बॉडी क्या होती है, शेप उसकी चेंज होना शुरू होती है। अगर स्ट्रेस रिमूव कर दी जाए तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये होती है इलास्टिसिटी। तो इन चारों मटेरियल के ऊपर जब सेम फोर्स लगाई जाएगी तो यहाँ पर देखना है कि जो लेस डीफॉर्म होगा वो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टील जो है वो लेस डीफॉर्म होता है। सेम फोर्स अप्लाई की जाएगी तो स्टील की जो शेप है वो थोड़ी चेंज होगी, ये लेस डीफॉर्म होगा। तो यहाँ पर स्टील जो है मोर इलास्टिक है होगा, या जिसका यंग मॉडुलस जो है वो ग्रेटर होगा वो मोर इलास्टिक होगा। तो यहाँ पर स्टील मटीरियल जो है वो ठीक है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द आंसर टू। ठीक है, 45.2 को डिवाइड किया है 6.0 से, इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स इज। 45.2 को जब डिवाइड करेंगे 6.0 से तो जो आंसर आता है उसको हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जिन नंबर्स को डिवाइड करवाया है उनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
45.2 के अंदर देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और 6.0 के अंदर देखें तो कितने डिजिट होंगे, सिग्निफिकेंट 2 होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, 2। तो डिवाइड में ये रूल होता है कि हमने अपने आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। यहाँ पर देखें तो 3 है, यहाँ पर देखें तो 2 है, तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने आंसर को राउंड ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7.5, तो 7.5 के अंदर कितने डिजिट हुए सिग्निफिकेंट, 2 हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है कि जब हम 45.2 को डिवाइड करेंगे 6.0 से तो हमारा आंसर जो है वो 7.5 तक हम उसको रखेंगे। और 7.5 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जस्ट 2, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अल्लाह हाफिज।